गांव का नाम था रामपुर। छोटा सा गांव जहां मिट्टी की सौंधी खुशबू सुबह सुबह हवाओं में घुली रहती थी। वहीं एक पुराना सा घर था जिसकी छत अब टपकने लगी थी और दीवारों पर सीलन ने अपनी जगह बना ली थी। उस घर में रहता था जगत सिंह ठांगे, जिसकी उम्र कोई 40 साल रही होगी। शरीर दुबला पर चेहरा ईमानदारी और मेहनत से चमकता था। पेशे से एक छोटा किसान था। जमीन बस इतनी कि साल भर का राशन मिल जाए, लेकिन हर मौसम की मार उसे फिर खाली हाथ छोड़ देती थी। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम गुड़िया था। पत्नी सरला बीमार रहती थी, कमजोरी और दवाइयों के नाम पर हर रोज समझौता करती। डॉक्टर की फीस, दवाइयाँ और घर का खर्च, सब कुछ जगत सिंह के लिए एक संघर्ष बन गया था। उस दिन बारिश जोरों की हो रही थी। छत से पानी टपक रहा था और सरला बुखार में कांप रही थी। जगत सिंह ने कपड़े से छत को रोकने की कोशिश की, लेकिन छेद ज्यादा थे और कपड़ा छोटा। सुनिए जी, आप मेरी चिंता मत करिए। आप पर पूरे घर की जिम्मेदारी है और मुझे कुछ नहीं होगा। बस अभी बुखार तेज हो गया है, पर यह भी जल्द ठीक हो जाएगा। जगत सिंह ने उसकी ओर देखा। उसके चेहरे पर न कोई गुस्सा था न शिकायत, बस बेबसी थी। सरला, तुम्हारी दवा लाने के पैसे तक नहीं है मेरे पास। सुबह से गांव के आधे घरों में गया, किसी से उधार मांगने की कोशिश की, लेकिन सबने साफ मना कर दिया। कहते हैं जगत सिंह का वक्त खराब है, पता नहीं लौट आएगा भी या नहीं। सच कहूं तो लगता है किस्मत ने हमें चारों तरफ से घेर लिया है। पर एक बात सोच रहा हूं, अगर सपने छोटे भाई श्याम से मदद मांग लूं तो आखिर वो मेरा खून है, मेरी जान है। बचपन से आज तक मैंने उसकी हर खुशी के लिए अपनी खुशी कुर्बान की है। पढ़ाई के लिए अपनी जमीन तक बेच दी थी मैंने। जब वह मुझे इस हालत में देखेगा तो दौड़ता हुआ आएगा, गले लगाएगा और कहेगा, भैया, यह हाथ फैलाने की नौबत कैसे आ गई। मुझे यकीन है सरला, श्याम को बस इतना जानना होगा कि उसका बड़ा भाई तकलीफ में है और वह हमारे लिए आसमान पाताल एक कर देगा। जगत सिंह का छोटा भाई श्याम सुंदर अब शहर में रहता था। कॉलेज में पढ़ाई के बाद वह बिजनेस में गया और अब उसका बड़ा गारमेंट शोरूम था। पैसे, गाड़ी, बंगला, सब कुछ था। जगत सिंह उसे अब भी वही छोटू मानता था जिसके लिए उसने बचपन में नंगे पैर खेतों में काम किया था ताकि उसकी किताबें खरीदी जा सकें। यह बात लगभग 15 साल पुरानी है। तब जगत सिंह 27 साल का था और श्याम 14 का। गांव का सरकारी स्कूल 12वीं तक था, लेकिन श्याम बहुत तेज विद्यार्थी था। मास्टर जी अक्सर कहते, ओ जगत सिंह, तेरा भाई तो गांव का नाम रोशन करेगा एक दिन। शहर भेज दे इसे आगे की पढ़ाई के लिए। जगत सिंह को यह बात सुनकर गर्व होता था। वह खुद 5वीं से ज्यादा नहीं पढ़ पाया था, लेकिन छोटू के जरिए वह अपने अधूरे सपनों को पूरा करना चाहता था। जगत सिंह और श्याम के माँ बाप की मौत बहुत पहले एक बीमारी से हो गई थी। तब जगत सिंह ने ही श्याम को गोद में लेकर पाला था। खुद स्कूल छोड़ दिया, हल पकड़ लिया, खेत, मवेशी, घर, सबका जिम्मा उठा लिया। जब लोग कहते, तेरी उम्र ही गई है जगत सिंह, शादी क्यों नहीं करता, वह मुस्कुराकर कहता, पहले छोटू को काबिल बना लूं, फिर कर लूंगा। कुछ सालों में जगत सिंह ने सरला से ब्याह कर लिया। अब श्याम को शहर के इंटर कॉलेज में दाखिला मिल गया था। पर सवाल था, फीस, किताबें, रहने का खर्च, आने जाने का भाड़ा, यह सब कहाँ से आएगा। जगत सिंह के पास बस 3 बीघा जमीन थी जो बाप दादा की थी। असल में यही जमीन उसे और सरला को खाने भर अनाज देती थी। मत बेचो जमीन। अगर गुजर बसर की जमीन भी चली गई तो क्या करेंगे? जमीन फिर आ जाएगी, पर अगर छोटू की पढ़ाई छूट गई तो वो वक्त फिर नहीं आएगा। गांव के ही एक धनिया लाल नामक जमींदार ने आधी जमीन 20,000 में खरीद ली। जगत सिंह ने पैसे लिए और श्याम के लिए कपड़े, किताबें, बिस्तर और एक छोटा ट्रंक खरीदा। साल दर साल श्याम की चिट्ठियां आती थीं। कभी कभी पैसे भी मांगता था। जगत सिंह जैसे तैसे भेजता, कभी दूध बेचकर, कभी मजदूरी करके।
धीरे धीरे श्याम ने कॉलेज खत्म किया, फिर एक सिलाई की दुकान में नौकरी कर ली। कुछ सालों में वह खुद का गारमेंट का छोटा कारोबार शुरू कर चुका था। फिर तो मानो किस्मत उसकी मुट्ठी में आ गई। अब श्याम के पास गाड़ी थी, दुकान थी और शहर में मकान भी, पर अब ना चिट्ठी आती थी ना फोन। जगत सिंह ने आसमान की ओर देखा और बुदबुदाया, अपनी पत्नी के इलाज के लिए अब छोटू को बताऊंगा। वह शहर में रहता है, वहां का इलाज भी अच्छा होता है। जब सुनेगा उसकी भाभी बीमार है तो तुरंत आ जाएगा। फिर मुझे किसी और के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं होगी। जगत सिंह ने अगले दिन सुबह जल्दी उठकर एक पुराना झोला लिया। उसमें पत्नी की दवाइयों की पर्ची थी। वह बस पकड़कर शहर पहुंचा। आंखें उम्मीद से भरी थीं, दिल थोड़ा डर से। बड़े से घर में पहुंचा तो एक नौकर ने उसे रोक लिया। अरे ओ बाबा, रुकिए, कहाँ घुस रहे हो आप? मालिक घर पर है। आप कौन? कहाँ जा रहे हो? मैं श्याम का बड़ा भाई हूं। जगत सिंह ठांगे रामपुर से आया हूं। बहुत दूर से आया हूं बेटा, अपने छोटे भाई से मिलने। तुम और मालिक के भाई? बाबा, हमको क्या बेवकूफ समझ रखा है? यह फटी पुरानी धोती, घिसी चप्पल, सिर पर तेल तक नहीं, और कहते हो हमारे मालिक के भाई हो। अरे, हमारे मालिक तो शहर के बड़े कारोबारी हैं। ऐसे लोग रिश्तेदार रखते हैं या कह क्या, जो सड़कों पर भीख मांगते जैसे लगे। नौकर को अनदेखा करते हुए जगत सिंह अंदर चला जाता है। ड्राइंग रूम में हर कोने में महंगी सजावट थी। कांच की टेबल, विदेशी पर्दे और दीवारों पर महंगे फोटो फ्रेम। श्याम अंदर से कीमती कमीज और महंगी घड़ी पहनकर निकला। अरे भैया, आप अचानक बिना बताए। पहले तो मुस्कुराया, लेकिन वो मुस्कान नम्रता की नहीं, संकोच की थी। जगत सिंह भावुक था। वो उठा गले लगाना चाहा, लेकिन श्याम थोड़ा पीछे हो गया। गोपाल, जरा चाय बनाओ, मैं भैया को अंदर ले जा रहा हूं। दोनों अंदर कमरे में पहुंचे। श्याम ने जैसे ही दरवाजा बंद किया, उसके चेहरे की बनावटी मुस्कान उतर गई। अब चेहरा बदल चुका था। एक अहंकारी अमीर आदमी का चेहरा। वह धीरे से मगर तीखे स्वर में बोला, भाई साहब, आप ये सब मेरे नौकरों के सामने क्यों बोल रहे हैं कि आप मेरे बड़े भाई हैं? क्या आपको जरा भी अंदाजा है कि यह लोग अब पीछे से कैसी बातें करेंगे? कल से पूरे घर में, दफ्तर में, मोहल्ले में यही चर्चा होगी कि हमारे मालिक का भाई फटे पुराने कपड़ों में, नंगे पांव, बिना ढंग की शक्ल सूरत के आ खड़ा हुआ। मेरी इज्जत, मेरी साख, जो सालों की मेहनत से मैंने बनाई है, उसका क्या होगा? शहर में लोग सिर्फ मेरे कारोबार को नहीं देखते, मेरी पहचान को भी तौलते हैं। और अगर उन्हें पता चल गया कि मेरा बड़ा भाई इस हालत में है, तो वो मुझे भी उसी तराजू में तौलेंगे। आप समझ नहीं रहे भैया, यहां सिर्फ खून का रिश्ता नहीं चलता, यहां हैसियत भी देखी जाती है। और आपकी हालत देखकर कोई यकीन भी करेगा कि हम एक ही घर में पले बढ़े हैं। जगत सिंह हक्का बक्का रह गया। मतलब साफ है। अब जरा अपना हुलिया देखिए। फटी बनियान, मिट्टी से सना कुर्ता, बेतरतीब दाढ़ी और तेल तक नहीं है बालों में लगाने को। और यहां आप मेरे नौकरों के सामने बोल रहे हैं कि आप मेरे भाई हैं। सच कहूं तो मेरे नौकरों ने भी आपसे अच्छे कपड़े पहने हुए हैं। जगत सिंह की आंखें भर आईं, पर श्याम रुका नहीं। मेरी यहां इज्जत है, रेपुटेशन है। मुझे लोग श्याम सुंदर जी कहते हैं, और आप यहां मेरे गेट पर खड़े होकर बोल रहे हैं कि आप भाई हो। क्या जरूरत थी ऐसे आने की?
जगत सिंह की आंखों में आंसू आ गए, पर उसने जुबान नहीं खोली। वो तो सरला की दवा और एक भाई से उम्मीद लेकर आया था। छोटू, तू ये कह रहा है? मैं तो सोच रहा था इतने सालों बाद जब तुझसे मिलूंगा तो तू मुझे देखकर दौड़ता हुआ गले लगाएगा, पुराने दिनों की बातें करेगा। तेरी भाभी कई दिनों से बिस्तर पर पड़ी है छोटू। उसकी तबीयत इतनी बिगड़ चुकी है कि वह मुश्किल से उठ पाती है। मैं गांव में हर किसी के दरवाजे पर गया उधार मांगने, इलाज के लिए, पर सबने मना कर दिया। मेरे पास इलाज के पैसे नहीं हैं और मैं सोच रहा था अगर अपने छोटे भाई से कहूंगा तो वो बिना एक पल गंवाए मेरी मदद करेगा, क्योंकि बचपन से मैंने यही जाना है कि भाई भाई के काम आता है और तू तो सिर्फ मेरा भाई ही नहीं, मेरे लिए बेटे जैसा है। श्याम ने 1000 रुपए का नोट जगत सिंह को दिया। यह रख लीजिए, मेरे पास अभी बस यही 1000 रुपए हैं। और सुनिए भैया, अगली बार आने से पहले जरा खुद को ढंग से संवार कर आइएगा, समझे ना? मेरी हैसियत का भी ख्याल रखिए। आपकी और मेरी दुनिया में बहुत फर्क है। आप गांव से आते हैं, फटी पुरानी बनियान, मिट्टी से सना कुर्ता, सिर में तेल लगाने तक के पैसे नहीं। और मैं तो तेल की पूरी फैक्ट्री खड़ी कर सकता हूं। भाभी के इलाज के लिए मैं कुछ पैसे गांव भिजवा दूंगा, चिंता मत कीजिए। लेकिन आप अभी के अभी लौट जाइए, इससे पहले कि मेरा कोई अमीर क्लाइंट या मित्र यहां आ पहुंचे और आपको इस हालत में देख ले। मैं नहीं चाहता कि लोग मुझे उस तराजू में तौलें जिसमें वे आपको तौलते हैं। जगत सिंह ने कुछ बोला नहीं। उसके होंठ सूख चुके थे, दिल जैसे पांव में उतर गया था। वो धीरे से उठकर बाहर आया। साहब ने कहा चाय की जरूरत नहीं, आप अब जा सकते हैं। आपने अपने भाई को सिर्फ 1000 रुपये में लौटा दिया। उसकी पत्नी बीमार है और आप कह रहे थे कि मदद करेंगे। अगर आज दे देता तो कल फिर आ जाता और फिर हर महीने जैसे वो कोई जिम्मेदारी बन गया हो हमारी। जगत सिंह बाहर आया। उसकी चप्पल कीचड़ में धंस गई थी। आसमान से फिर बारिश शुरू हो चुकी थी, लेकिन इस बार पानी सिर से नहीं, आंखों से बह रहा था। छोटू, क्या तुझे याद नहीं, जब तू इस दुनिया में आया था तो तेरी नन्ही नन्ही उंगलियों को सबसे पहले मेरे ही हाथों ने थामा था। बारिश के पानी में भीगते हुए भी मैं तुझे अपनी छाती से चिपकाए रखता था ताकि तुझे ठंड न लगे। जब तूने चलना सीखा तो तेरे लड़खड़ाते कदमों को सहारा देने वाले भी यही हाथ थे। कितनी बार तेरी भूख मिटाने के लिए मैंने अपना पेट खाली रखा, और आज इन्हीं हाथों को तूने ऐसे झटक दिया जैसे इनमें कभी तेरी मोहब्बत थी ही नहीं। गांव पहुंचते ही गुड़िया दौड़कर दरवाजे पर आई। पापू, दवाइयाँ ले आए ना। माँ की तबीयत बहुत खराब होती जा रही है। दवाई लाए ना बापू। आप बोले थे ना कि आज जरूर लेकर आओगे। मैंने तो सुबह से दरवाजे पर नजर लगाए रखी थी। बताओ ना बापू, लाए ना? बेटा, चोट तो हाथ को लगी है पर दर्द दिल के पार उतर गया है। लाया हूं बिटिया, तू चिंता मत कर। तेरा बाप अभी जिंदा है चिंता करने के लिए। सरला खाट पर पड़ी थी। आंखों के नीचे कालापन, होंठ सूखे और सांसें धीमी। सुनिए जी, कुछ मदद करेगा क्या श्याम? आखिर वो तुम्हारा छोटा भाई है, तुम्हारी हर मुश्किल में साथ देने वाला होना चाहिए। उसने तुम्हारे कंधों पर खेला है, तुम्हारे हाथ से ही खाना खाया है। क्या उसे याद नहीं होगा कैसे तुमने अपनी पढ़ाई छोड़कर उसे पढ़ाया था? गांव की आधी जमीन बेच दी थी ताकि वह शहर में जाकर कुछ बन सके। मैं जानती थी जी, जब जगत सिंह को पता चलेगा कि उसकी भाभी इतने दिनों से बिस्तर पर पड़ी है तो क्या वो एक पल भी सोचेगा? वो जरूर आएगा और तुम्हारा हाथ थाम लेगा, जैसे तुमने हमेशा उसका थामा था, है ना? जगत सिंह ने अपनी पत्नी की ओर देखा। वो मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी। उसके होंठ हिले।
जगत सिंह ने झूठी हंसी ओढ़ ली। तुम बिल्कुल सही कह रही हो सरला। वो आदमी अपने कहे पर जरूर खरा उतरेगा। उसने खुद अपने मुंह से कहा है कि मदद का हाथ बढ़ाएगा और जल्दी ही भेजेगा। मैं जानता हूं वक्त चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, पर भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। तुम बस हिम्मत बनाए रख। हम दोनों मिलकर इस तूफान को पार कर लेंगे। दिन बीते, फिर हफ्ते, फिर महीने। हर दिन जगत सिंह डाकिये का इंतजार करता, हर आवाज पर दौड़ता बाहर। शायद श्याम ने मनी ऑर्डर भेजा हो, शायद बैंक से कोई खत आया हो, लेकिन कुछ नहीं आया। कभी सोचा फोन करे, फिर सोचा अपमान के बाद जरूरत दोहराना कैसा लगता है, ये वह जान चुका था। सरला की तबीयत अब और बिगड़ चुकी थी। उसे लगातार खांसी रहती, कभी कभी बेहोश हो जाती। गुड़िया पानी में चीनी घोलकर माँ को पिलाती। जगत सिंह अपने खेत के पास की झाड़ी से पत्तियां लाकर देसी काढ़ा बनाता, पर अब बीमारी दवा से नहीं, दर्द से बढ़ रही थी। एक रात सरला ने धीमे से कहा, सुनिए जी, जाने क्यों दिल में अजीब सा डर बैठ गया है। अब लगने लगा है कि यह शरीर शायद अब ज्यादा साथ नहीं देगा। हाथ पांव में ताकत नहीं रही, सांस भी जैसे भारी हो गई है। पता नहीं अब आगे क्या होगा। ऐसा मत बोल सरला, अभी छोटू पैसे भेजेगा, ठीक हो जाएगी तू। जिस भाई के लिए तुमने अपनी जान की कमाई, अपनी जमीन, यहाँ तक कि अपना भविष्य तक बेच डाला, वही भाई आज तुम्हारी इस चुप्पी, तुम्हारे इस भरोसे का फायदा उठा रहा है। तुमने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था ताकि उसका जीवन संवर सके, और आज जब तुम्हारे घर में अंधेरा छाया है, तुम्हारी पत्नी बिस्तर पर पड़ी है, तुम्हारी बेटी रोज दरवाजे पर टकटकी लगाए बैठी है, उसी भाई के दिल में तुम्हारे लिए एक छुटकी भर भी चिंता नहीं। न जाने कैसे पत्थर हो गया है उसका दिल, और तुम आज भी उसी से उम्मीद लगाए बैठे हो। उसी रात सब कुछ चुपचाप हो गया। धीरे धीरे उसकी सांसें मंद होती गईं और फिर एक लंबा सन्नाटा। सरला, ऐ सरला, देख गुड़िया सो रही है, उठना। सरला की आंखें अब बंद थीं, चेहरे पर एक स्थायी शांति, लेकिन पीछे छोड़ गई एक टूटा पति और अनाथ बेटी। गांव वालों ने अगले दिन चिता तैयार की। एक बुजुर्ग ने पास आकर कहा, जगत बहुत दुखी हुआ बेटा, भगवान तेरी बेटी को लंबी उम्र दे। जगत सिंह कुछ नहीं बोला। उसने बस एक बार आसमान की ओर देखा, जैसे कोई जवाब मांग रहा हो। सरला के जाने के बाद जगत सिंह की दुनिया उजड़ चुकी थी, लेकिन उसे अब गुड़िया के भविष्य की रक्षा करनी थी। उसने चिता की राख से ही संकल्प की रेखा खींची। अब मैं अपनी गुड़िया को उस ऊंचाई पर पहुंचाऊंगा जहां कोई श्याम सुंदर जैसे लोग, कोई अमीरी का घमंड करने वाला इंसान उसे नीचा नहीं देख पाएगा। सरला, देखना, तेरी गुड़िया एक दिन इस गांव ही नहीं पूरे जिले का नाम रोशन करेगी। उसे किसी के पैसों, किसी के रहम, किसी की पहचान की जरूरत नहीं होगी। मैं दिन रात मेहनत करूंगा, खेत जोतूंगा, मजदूरी करूंगा, जान लगा दूंगा, लेकिन अपनी गुड़िया के सपनों को कभी अधूरा नहीं छोड़ूंगा। जिन आंखों ने आज तुम्हारे पति को गरीब समझकर ठुकरा दिया, कल वही आंखें गर्व से मेरी बेटी की ओर देखेंगी। सरला, अब तेरी गुड़िया को मैं इतना बड़ा बना दूंगा कि लोग उसे सलाम करेंगे और श्याम सुंदर जैसे लोग अपनी नजरें झुका लेंगे। जगत सिंह ने गांव में हर छोटा मोटा काम करना शुरू किया। खेतों में मजदूरी, लकड़ियां काटना, त्योहारों में हलवाई की मदद, दिन में मिट्टी से लथपथ, रात में चिमनी की रोशनी में गुड़िया को पढ़ाता। गुड़िया तेज थी, उसे किताबों से प्यार था। वह हर परीक्षा में अव्वल आती। जिला स्तर की परीक्षा में गुड़िया ने टॉप किया। उसे शहर के बड़े स्कूल में स्कॉलरशिप मिल गई। अब सरकार उसके पढ़ाई, रहने, खाने का खर्च उठाने लगी। जगत सिंह ने बेटी को शहर भेजते समय कहा, बिटिया, तुझे हर रोज तेरी माँ के सपने याद दिलाने हैं। वो सपने जो उसने तेरे लिए देखे थे। अपनी सांस के साथ तू चाहे कितनी भी थक जाए, कितनी भी मुश्किल आ जाए, तू रुकना नहीं। तेरी माँ की आंखों में जो चमक थी,
वो तेरी मंजिल में छुपी है। हर कदम पर याद रखना कि तू सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपनी माँ की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए चल रही है। और जब भी लगे कि अब हिम्मत टूट रही है तो सोच लेना तेरी माँ तुझे देख रही है, तेरे साथ चल रही है। बिटिया, तू रुकने के लिए पैदा नहीं हुई, तू आगे बढ़ने के लिए बनी है। कुछ वर्षों बाद गुड़िया ने आईएएस की परीक्षा पास की। उसे जब नियुक्ति पत्र मिला तो सबसे पहला खत उसने गांव भेजा। आज मैं आपको यह खबर सुनाते हुए गर्व और खुशी से भर रही हूँ। बचपन से आपने जो सपने मेरी आंखों में देखे थे, जो मेहनत आपने अपनी हथेलियों के छालों में छिपाकर मेरे भविष्य को संवारने में लगाई, आज वह सब रंग लाई है। बापू, आपकी वही छोटी सी बेटी जिसे आप रोज स्कूल छोड़ने जाते थे, जिसकी किताबों के लिए आपने अपने कई शौक कुर्बान कर दिए, आज जिंदगी के उस मुकाम पर पहुंच गई है जहां से मैं न सिर्फ आपको बल्कि पूरे गांव का नाम रोशन कर सकूं। बापू, आज मैं जिलाधिकारी बन गई हूं। यह सिर्फ मेरी नहीं बल्कि आपकी मेहनत, आपकी दुआओं और आपके त्याग की जीत है। मेरी हर सफलता में आपका पसीना, आपकी भूखी रातें और आपके सपनों की गर्मी बसती है। आपकी बेटी, आपकी मेहनत की पहचान। जगत सिंह की आंखें भर आईं, लेकिन अब वह आंसू दर्द के नहीं गर्व के थे। उधर श्याम का बेटा नशे और जुए में डूब चुका था। बड़े बड़े कर्ज लिए, कंपनी के पैसे उड़ाए, गलत दोस्त बनाए। श्याम को एक दिन खबर मिली, आपका बेटा फ्रॉड केस में गिरफ्तार हो चुका है। पुलिस ने श्याम की संपत्ति जब्त कर ली। कारोबार बर्बाद हो गया, बंगला नीलाम हो गया। वो शख्स जिसे कभी नौकर सलाम करते थे, अब किराए के छोटे मकान में रहने को मजबूर हो गया। वो दिन आ गया जब श्याम थका टूटा और शर्मिंदा होकर गांव लौटा। उसने जगत सिंह के घर के सामने आकर दस्तक दी। दरवाजा खुला, वहीं मिट्टी से सना जगत सिंह ठांगे, लेकिन अब चेहरे पर शांति और आत्मगौरव। श्याम ने झुककर कहा, भैया, माफ कर दो मुझे। मैंने आपको बहुत दुख दिया, आपके दिल पर ऐसे ऐसे जख्म लगाए जिनका कोई इलाज नहीं। उस वक्त मेरी आंखों पर अहंकार का पर्दा था और मुझे अपनी दौलत पर घमंड था। मैं भूल गया था कि दौलत के बिना भी रिश्ते जिंदा रहते हैं, लेकिन रिश्तों के बिना दौलत का कोई मतलब नहीं। आज मेरे पास कुछ नहीं बचा, घर, कारोबार सब लुट गया। लोग जिनके सामने मैं सीना तान कर चलता था, उन्होंने भी मुंह फेर लिया। अब सिर्फ एक उम्मीद थी कि आप अभी भी मेरे भाई हैं, कि जब सारी दुनिया ने मुंह मोड़ लिया तब भी आप अपनी बाहें खोलकर मुझे अपनाएंगे। भैया, अगर हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए, मैं सच में बहुत अकेला हो गया हूं। जगत सिंह ने कुछ देर देखा, वो मौन था, फिर बोला, भाई तो मैं आज भी हूं छोटू। ये रिश्ता आज भी उतना ही सच्चा है जितना हमारे बचपन में था। फर्क बस इतना है, एक दिन तूने मुझे मेरे कपड़े, मेरा हुलिया देखकर नकार दिया था। उस दिन तूने अपनी नजरों में मेरी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया और मैं चुप रह गया। मेरी पत्नी इस दुनिया से चली गई, अपनी आखिरी सांस तक दिल में बस एक आंसू लिए कि छोटू दवाइयों के लिए कुछ पैसे भेज देगा। पर वह दिन कभी नहीं आया। तेरे नाम का कोई खत, कोई पैगाम मेरे दरवाजे तक नहीं पहुंचा। मैंने तेरी बेइज्जती सह ली, तेरी बेरुखी सह ली, पर जब तक सांस है तेरा खून मेरी रगों में है। और आज तू मेरे पास आया है मेरे दिल की गहराई में शरण मांगने। छोटू, मैं तुझे माफ कर दूंगा, पर इतना आसान नहीं होगा। शायद मुझे वक्त लगेगा तेरे के जख्म भरने में, लेकिन यह भी सच है कि तेरे मेरे बीच का रिश्ता दुनिया का सबसे मजबूत बंधन है। एक माँ की कोख से जन्मे हैं हम, और यह खून का रिश्ता कोई अमीरी गरीबी तोड़ नहीं सकती। श्याम की आंखों से आंसू बह निकले। गुड़िया अब अफसर बन चुकी थी। उसने श्याम के बेटे के केस में कोई सिफारिश नहीं की, बल्कि न्याय की राह चुनी। गांव में उसने एक महिला शिक्षा केंद्र बनवाया, जिसका नाम रखा गया सरला देवी स्मृति भवन, जो अपमान में भी धैर्य रखे और संघर्ष में भी ईमान न छोड़े।
उसी की औलाद एक दिन उजाला बनती है।